बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सईद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट, हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, हमने पहले बेल के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, मेरी वीडियो भी मौजूद है बेल के हवाले से। फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि बेलेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। फिर हमने देखा कि जो बेलेबल ऑफेंसेस में हैं उनमें जो बेल ग्रांट की जाती है कोर्ट की तरफ से, वो एज अ राइट ग्रांट की जाती है। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैंसिल नहीं की जाती, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल है चाहे आफ्टर अरेस्ट बेल है। पहले प्री अरेस्ट बेल जो थी वो खारिज कर दी जाती थी बाज़ जगह पे, लेकिन अब हाई कोर्ट और जितनी भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी बाकायदा तौर पे जजमेंट मौजूद है कि प्री अरेस्ट बेल को भी खारिज ना किया जाए अगर बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है वो सीख की गई है। इसके बाद फिर हमने देखा नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है 497 CRPC के तहत जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं उनमें जो बेल है वो एज अ राइट ग्रांट नहीं की जाती। बेल के लिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स मौजूद होती हैं जिस पे बेल अलाउ की जाती है। पहले हम उन ग्राउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे फर्दर आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, चाहे वो किसी रॉबरी का ऑफेंस कमिट हो गया है, चाहे वो किसी मर्डर का ऑफेंस कमिट हो गया, चाहे वो कोई एनी टाइप ऑफ ऑफेंस कमिट हो गया, अब FIR हो जाती है। FIR होने के बाद जो है मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, सबसे पहले रिमांड में रखा जाता है जिसको हम फिज़िकल रिमांड कहते हैं। वो थाने में रहता है। पुलिस ने अगर उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो किसी टाइप की, या अगर उसने मर्डर किया है तो उससे जो वेपन ऑफ मर्डर है वो बरामद करना हो, यानी कि आला कत्ल, तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस उसको रिमांड पे रखती है अपने पास और उससे हर तरह का टॉर्चर करके उससे सच भी उगलवाया जा सकता है और उससे जो जो चीज़ें बरामद करनी होती हैं वो भी पूछा जाता है। उसके बाद जब 14 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो उसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया जाता है, जुडिशल रिमांड पे। तो उसको भी जुडिशल रिमांड ही कहते हैं, लेकिन उसको जुडिशल हवालात में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो हर 14 दिन बाद वो बाकायदा तौर पे आता है और अपनी हाज़िरी लगवाता है कोर्ट में और फिर दोबारा उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मर्डर की ही हम बात करते हैं, मर्डर से ही हम इसको लेके आगे चलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जब बंदे को जेल में तकरीबन 1 या 2 महीने गुजर गए, काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो सबसे पहले वो जो है ना हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं मुतलका अदालत में। इसमें अब ये देखा जाएगा कि हमारी कोर्ट ऑफ सेशन बनेगी या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट बनेगी। तो सेक्शन 30 जो CRPC का वो ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा उम्र कैद है या सज़ाए मौत है तो वो उसका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन करती है। बाकी जितने भी ट्रायल्स और बाकी जितने भी ऑफेंसेस हैं वो डील होंगे मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में। अब सेक्शन 30 जो मजिस्ट्रेट होगा सेक्शन 30 का वो डील करेगा इस तरह से। अब आते हैं इस तरफ, जब कोर्ट ऑफ सेशन में फिर हम क्या करते हैं कि हम बेल अप्लाई करते हैं। जब बेल अप्लाई की जाती है तो FIR जो है वो मेन चीज़ होती है। हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी बंदे को जेल में भिजवाने के लिए, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, किसी को सज़ा दिलवाने के लिए, किसी को बेल अलाउ ना हो, आपकी जो FIR है वो ऐसा मास्टर पीस होना चाहिए कि उसकी जो स्टोरी, उसकी जो कंटेंट्स हैं, उसकी जो वर्डिंग है, उसमें जो जो बंदों को जो जो रोल अलेज किया गया है, इतनी को आपकी स्पेसिफाई और इतनी को आपकी जामिया और मुख्तसर जामिया FIR और मुख्तसर FIR जिसमें जामिया बयान किया गया हो। तो इस तरह की जो FIRs होती हैं उनमें बाकायदा तौर पे पुलिस जो है वो पाबंद रहती है और कोर्ट्स भी पाबंद रहती हैं कि इस बंदे को बेल ग्रांट ना की गई हो, क्योंकि आपकी जो FIR है इसी के अराउंड ही उसकी बेल घूमती है, इसी के अराउंड ही उसको सज़ा दी जाती है। यानी कि जो आपका सबसे पहला जो प्रूफ ऑफ एविडेंस है, जो आपका सबसे पहला जो चीज़ देखी जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्टोरी ऑफ FIR देखी जाती है। और मेन चीज़ ये देखी जाती है बेल के दौरान, मैं सिर्फ बेल की हद तक आज बात करना चाह रहा हूँ। बेल के दौरान सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वकूए का और FIR दर्ज करवाने का वक्त कितना है, यानी कि दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है। यानी कि जब वकूआ हुआ, वकूआ होने के कितनी देर बाद FIR दर्ज करवाई गई। अगर तो ये किसी मर्डर का है रेफरेंस मैं दूं, अगर कोई कत्ल हो गया और उसको
MLC बनने में और ये वो सारी चीज़ें करने में टाइम लग गया, और फिर लोग तदफीन में लग गए, तदफीन हो गई। उसके बाद सारा मामला करने के बाद तकरीबन कुछ 10 दिन बाद फ़र्ज़ करें, यानी कि लोग कहते हैं कि जी हम कुलखानी से फारिग हो जाएं, जो कंप्लेनेंट साइड से हैं, वो 10 दिन बाद FIR दर्ज करवाते हैं 302 की। तो ये एक मेजर ग्राउंड गर्दानी जाएगी जो डिले ऑफ FIR है उस मुलजिम की बेल के लिए। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि उसको जो रोल अलग है वो कौन सा है। अब मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर एक मुलजिम 2-3 लोगों ने मिलकर कत्ल किया है, तो एक बंदा है जो 302 में ही अंदर है, लेकिन उसका रोल इतना था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसने आला कत्ल जो है वो प्रोवाइड किया, या उसने एट द सपोर्ट ललकारा मारा दूसरे लोगों को उकसाने के लिए कि इसको आज कत्ल कर दो और मेरे कहने पे कत्ल कर दो। जो ऑर्डरिंग ललकारा होता है वो उसने उनको दिया और उन्होंने उसके ललकारे के ऊपर उस बंदे को कत्ल कर दिया। फिर इसका रोल देखा जाएगा कि इधर ये 109 में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर तीसरी चीज़ तो जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि ये बंदा नॉमिनेटेड इन FIR है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ड्रैग कर लिया जाता है और कहा जाता है कि ये बंदा जो है वो हमारे बंदे को मारने या उनको कत्ल करने में इसका भी हाथ है। चौथी चीज़ जो है वो मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि ये देखा जाएगा कि जो FIR जो कटवाई गई है उसमें FIR जो कटवाने वाला वो शख्स मुस्तगीस मुकदमा है, उसकी इस बंदे के साथ जो जेल में है कोई प्रीवियस एनिमिटी मौजूद तो नहीं है, कोई प्रीवियस ग्रज तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से उसने इसको नामजद कर दिया। यानी कि जो चीज़ें आपके डिफेंस में आती जा रही हैं, जो चीज़ें आपकी फेवर में आती जा रही हैं, वो चीज़ें जो है बाकायदा तौर पे आपकी ग्राउंड्स बनती जाएंगी। फिर ये देखा जाएगा इधर के एट द टाइम ऑफ अकरेंस ये बंदा मौके पे मौजूद भी था कि नहीं मौजूद था। फ़र्ज़ करें कि वो बंदा किसी शादी में गया हुआ है, वहाँ पे वीडियो भी बन रही है, या वो किसी जनाजे में शरीक है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं और पीछे से जो अकरेंस है वो वहाँ से उस लोकेशन से तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर के फासले पे होगी या 200 किलोमीटर के फासले पे होगी। बंदा लाहौर में मौजूद है, कत्ल जो है वो इस्लामाबाद हो गया। तो ये चीज़ देखी जाएगी, ये मेजर प्ली है और ये मेजर ग्राउंड है आपकी बेल को मंजूर करवाने के लिए। फिर उसमें जो स्टोरी में डेंट होते हैं आप वो देखते हैं कि अगर वो स्टोरीज़ में कितने डेंट है, क्या क्या चीज़ें उसने जो बयान किए हैं वो, और उसमें स्टोरी की बयान करदा चीज़ें और जो मेडिकल रिपोर्ट है यानी कि मेडिकल जो आपकी एविडेंस है, ये दोनों आपस में कंकरेंट चल रही हैं कि नहीं चल रही। यानी कि जो आपकी ओकुलर अकाउंट में जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिसको ज़ुबानी शहादत कहते हैं, वो मेडिकल एविडेंस के साथ बिल्कुल रिलेट करती है या नहीं करती। ये सारी ग्राउंड्स हैं आपकी। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि जो पर्चा करवाने वाला है वो FIR में ये कहता है जी जो हमारा बंदा है इसको 3 फायर लग गए। फायर लगने के बाद जी वो मौके पे गिर के जो है वो उसका इंतकाल हो गया, और वो जो फायर की जगह बताता है वो कहता है जी एक फायर सर पे लगा, 2 सीने पे लगे हैं। लेकिन जो उसकी MLR बनी, जो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फायर ही एक बता रहे हैं। तो दिस इज़ अ मेजर डेंट और मेजर जो है वो फ्लॉज है जो स्टोरी में आ रहा है, जिसकी वजह से ये मेजर फ्लॉज जो है ना वो आपको बेल ग्रांट करवाने के लिए बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ी ग्राउंड साबित होता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो पोस्टमार्टम जो हुआ, कंडक्ट हुआ पोस्टमार्टम में और साथ में जो अकरेंस है उसमें आपस में कितना डिले है। फिर ये देखा जाता है कि जो वहाँ पे वेपन यूज़ हुआ वो जो रिकवर किया गया और जो वहाँ से खोल बरामद हुए, इनकी आपस में जो है फोरेंसिक लैब क्या कहती है इधर के ये उसी वेपन के खोल हैं जो कि मुलजमान से बरामद हुए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो ग्राउंड्स बनती जाती हैं। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ द बेसिक ग्राउंड फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल, कि अगर किसी को अक्यूज्ड की जो बेल हो जाए तो वो आपके लिए एक फ़ायदामंद चीज़ साबित होती है। लेकिन ये याद रखें कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी हमेशा वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे रोल सेम हो, यानी कि 2 बंदों पे अलग जो कि ललकारा माला, जिसमें से एक बंदे की बेल ग्रांट ऑलरेडी हो चुकी है तो दूसरे बंदे की भी सेम रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे जो है ना बेल अलाउ हो जाएगी। तो इस तरह तो जो हमारी ये ग्राउंड्स है जिसकी बिना पे हमें बेल जो है वो ग्रांट की जाती है अदालत की तरफ से। अब हम आते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल की तरफ। 497 सबसेक्शन 5 जो है, सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 CRPC, दिस इज द सेक्शन विच डील्स विद द कैंसिलेशन ऑफ बेल। अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स को बेल अलाउ हो गई है तो उसकी जो कैंसिलेशन है, क्या उसकी कैंसिलेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के साथ ही डील करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका मुलजिम
बेल जो है वो ग्रांट करवा ली उसने अदालत के साथ झूठ बोल के। जैसे मैंने प्ली ऑफ एलिबाई की बात की, यानी कि एक बंदा वो कह रहा है जी मैं तो फलां जगह शादी पे मौजूद था, लेकिन वो इसी बना पे उसकी बेल ग्रांट होगी। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है या आपको कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वकूए की वो मंजर यहाँ पे आ जाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसको दिखा के आप ऑनरेबल कोर्ट को ये बता सकते हैं कि जी ये मुलजिम तो मौके पे मौजूद है, क्योंकि जो वकूए की है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाकायदा तौर पे मंजर यहाँ पे आ गई है, या उस टाइम जो है फलां बंदा जो मौके पे वीडियो बना रहा था उसकी वीडियो में ये बंदा मौके पे मौजूद था और ये ललकारा मार रहा था। तो ये चीज़ जो है ये एक मेजर ग्राउंड होती है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। फिर आगे हम चलते हैं कि एक शख्स है जिसने किसी भी तरीके के साथ जो है ना वो एक शख्स है जिसने कोई ऐसी प्ली ले ली अदालत के सामने और वो प्ली बाद में झूठी साबित हो जाए, फिर भी आप कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल कर सकते हैं। एक शख्स है जो कि आपको बेल ग्रांट होने के बाद वो बाहर निकल के वो थ्रेट करना शुरू कर देता है आपको, और बार बार जो है वो आपको धमकियां देता है, आपके दरवाजे पे आता है। ये भी ग्राउंड होती है कि वो आपको थ्रेट करता है या आपके गवाहान को थ्रेट करने की कोशिश करता है, तो इस पर भी बेल जो है उसकी कैंसिल हो सकती है। फिर फर्दर जो है इसकी ग्राउंड ये आ जाती है कि अगर कोई शख्स जो है आपको इस बात का खदशा हो कि इस बंदे ने मुल्क छोड़ जाना है, यानी कि एफआईआर के बाद वो आपको पता चल जाए कि वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है या उसने पासपोर्ट अपना वीज़ा लगवा लिया या ये सारा कुछ कर लिया, तो आप उस ग्राउंड पे भी आगे उसकी बेल जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। बाज़ लोग ये करते हैं कि अगर सेशन कोर्ट ने बेल अलाउ किया तो वो हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर ये होता है जिस कोर्ट ने बेल जो है वो अलाउ की हो उसी कोर्ट के अंदर ही जो आप वो उस बेल की कैंसिलेशन लगा सकते हैं, ताकि उसकी बेल को वही अदालत जिसने बेल अलाउ की थी वो उसको खारिज कर दे। या फिर इस तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो है वो रिकवरी जो है मकसूद होती है। मिसाल तौर पे एक शख्स है उसके खिलाफ 365 का मुकदमा दर्ज हो गया किसी को अगवा करने का। अब वो अगवा करने के बाद उसने उस शख्स को कत्ल करके दफन भी कर दिया किसी जगह पे, तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद 365 की जो बेल अलाउ हो गई। अलाउ होने के बाद वो बंदा आज़ादी से घूम रहा है। अब अचानक जो है वो पुलिस को या किसी बंदे को लाश का पता चलता है या लाश का नहीं पता चलता, या कोई ऐसा बंदा जो कि मौके वारदात पे कत्ल के वक्त मौजूद था लेकिन वो डरा और सहमा हुआ था, उसने पुलिस को नहीं बताया, ना ही उस मकतूल के वारसान को बताया कि इसने मेरे सामने कत्ल करके जो है वो लाश के बोरी में बंद करके ले गया और दफन कर दिया। तो वो आगे अगर अदालत को या वो आगे अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बात बता देता है कि फ़लाँ बंदे ने जो थी वो फ़लाँ जगह पे बंदे को दफन किया था और या फ़लाँ जगह पे दफन करने की कोशिश की थी, मेरे सामने उसने कत्ल किया, तो अदालत इस एविडेंस की बेस पे और जो पुलिस है इस एविडेंस की बेस पे उस लाश की रिकवरी के लिए जो है बेल कैंसिल कर सकती है, ताकि उसकी जो बेल अलाउ हुई है उसको कैंसिल करके इसको दोबारा गिरफ्तार करके जो कत्ल के फैक्ट्स हैं, जो कत्ल की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में कंडीशनल बेल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।